फिल्म की शुरुआत में मिकी बर्फ में दो चट्टानों के बीच फंस गया था। यहाँ एक आदमी आता है जो उसे बचाता तो नहीं है, लेकिन उससे मुस्कुराकर पूछता है, तुम्हें कैसा लग रहा है मिकी? तुम बार बार मरते हो और फिर से जिंदा हो जाते हो। ठीक है, अब अपनी मौत का मजा लो, मैं तुमसे फिर मिलूंगा। ये कहकर वह आदमी चला गया और यहाँ एक जीव ने मिकी पर हमला कर दिया, जिसके बाद यहाँ सीन को काटा गया और हमें एक मशीन दिखाई गई जिससे मिकी को प्रिंट किया गया। मतलब वह इंसान नहीं था, वह इंसान का ही एक रूप था। इंसान जैसा एक जीव जिसे प्रयोग के मकसद से इस मशीन में बनाया गया था। जहां भी किसी के काम में जान का खतरा होता था, वह काम मिकी करता था। चाहे अंतरिक्ष की गहराई जाननी हो या ये जांचना हो कि किसी ग्रह का तापमान इंसानों के रहने के लिए ठीक है या नहीं, मिकी को वहां भेजा गया। यहाँ तक कि मिकी पर जहरीले टीकों के परीक्षण भी किए गए और जब उसकी मौत हो गई तो उसे इस मशीन के जरिए फिर से प्रिंट किया गया ताकि वह दूसरा काम कर सके। और नया मिकी बनाने के बाद उसके दिमाग में उसकी पुरानी याद भी डाल दी गई। अब मिकी के साथ क्या हो रहा है, ये जानने के लिए कहानी थोड़ा और अतीत में जाती है। मिकी और मिकी के दोस्त ने व्यापार करने के लिए एक गैंगस्टर से कुछ पैसे उधार लिए हैं, लेकिन क्योंकि वह पैसे वापस नहीं कर पाता, इसलिए अब गैंगस्टर उसके पीछे पड़ गए हैं। वह आदमी अब उन्हें धमकी देता है कि अगर तुम पैसे वापस नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे शरीर का कोई भी अंग काट दूंगा। इस दुनिया में धरती बहुत प्रदूषित हो गई है, इंसानों का यहाँ रहना मुश्किल है। इंसान रहने के लिए नए ग्रहों की तलाश कर रहे हैं और इसी तरह हमें एक जहाज भी दिखाया जाता है जो एक नए ग्रह की तलाश में जा रहा है। इस स्पेसशिप में बहुत सारे लोगों की जरूरत थी। मिकी भी अपनी परेशानियों और इस दुनिया से भाग जाना चाहता था, लेकिन उसे इस स्पेसशिप में जरूरी कोई काम नहीं पता था। जिस फॉर्म पर वह टिक करता है उस पर उसे एक्सपेंडेबल का विकल्प मिलता है, बिना ये जाने कि एक्सपेंडेबल का मतलब क्या होता है। जैसे ही उसका फॉर्म आता जाता है, एक लड़की आती है और उससे पूछती है, क्या तुमने वाकई एक्सपेंडेबल का फॉर्म भरा है? देखिए, यह एक ऐसा काम है जिसके लिए आपको पैसे नहीं दिए जाएंगे, खाना भी कम दिया जाएगा और अगर आप मर गए तो आप यह अनुमति दे रहे हैं कि आपका वेरिएंट मशीनों के जरिए छापा जाएगा, यानी आपको बार बार जिंदा किया जाएगा। स्पेसशिप के ऑर्गेनिक कचरे का इस्तेमाल करके मशीन के जरिए आपका नया शरीर बनाया जाएगा, जिसे वेरिएंट कहा जाएगा। आपको बार बार मौत का दर्द सहना पड़ेगा। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? जब मिकी हाँ कहता है तो उसके साथ एक प्रक्रिया शुरू की जाती है ताकि उसकी यादों को हार्ड ड्राइव में सेव किया जा सके। ये काम खत्म होने के बाद वही लड़की उसके पास आती है और उसे बंदूक देकर कहती है, खुद को मार लो। मिकी को न चाहते हुए भी खुद को गोली मारनी पड़ती है, जिसके बाद मिकी के शरीर को ऑर्गेनिक कचरे पर फेंक दिया जाता है। थोड़ी देर बाद मशीन के जरिए उसका एक और शरीर प्रिंट किया जाता है, जिसे आम लोगों के साथ सामान्य तरीके से काम करते हुए दिखाया जाता है। अब यहाँ हमें केनेथ मार्शल भी दिखाया जाता है। वह भाषण देता है कि हम जल्द ही इंसानों के लिए एक नया ग्रह बनाएंगे और सभी उसके भाषण की सराहना करते हैं। मिकी को उसकी बातों में ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी। वह खाना खाने बैठा तो उसके बगल में एक सुरक्षा एजेंट नशा बैठा था। वे दोनों बातें करने लगे और एक दूसरे को देखते ही वे दोस्त बन गए। ये लोग एक साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताने लगे और जल्द ही उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई। मिकी की जिंदगी ऐसे ही चलती रहती है। वह कई बार मारा जाता है और बार बार जिंदा होने के बाद भी वह नशा के पास आता है। अब आखिरकार ये लोग नेफिलिम ग्रह के पास पहुंचते हैं। यहाँ बर्फ थी, जिससे पता चला कि यहाँ पानी के साथ साथ ऑक्सीजन भी है, लेकिन यहाँ का वातावरण सांस लेने लायक है या नहीं, इसकी जांच करने के लिए मिकी को ग्रह पर भेजा जाता है। उसे मास्क हटाने के लिए कहा जाता है, जिसके कारण यहाँ मौजूद बहुत सारे बैक्टीरिया उसके अंदर चले जाते हैं। उसकी तबीयत खराब होने लगती है और उसकी नाक से बहुत सारा खून निकलने लगता है। मिकी के अंदर मौजूद बैक्टीरिया की जांच करते हुए वैज्ञानिक उन बैक्टीरिया के खिलाफ वैक्सीन बनाना शुरू करते हैं। इन वैक्सीन का बार बार मिकी पर परीक्षण किया जाता है और मिकी को नेफिलिम ग्रह पर भेजा जाता है।
इस प्रयोग के लिए ये लोग करीब 12 से 13 बार मिकी की जान लेते हैं और अंत में एक ऐसा एंटीडोट तैयार होता है जिससे ऐसी वैक्सीन बनाई जा सके जिसे लगाने के बाद कोई व्यक्ति निफ्लिम ग्रह पर सांस ले सके। प्रयोग के सफल होने के बाद अब मिकी के साथ 3 और क्रू मेंबर निफ्लिम ग्रह पर उतरते हैं। इस ग्रह की खोज करते हुए अचानक बर्फ की चट्टानें हिलने लगती हैं और एक छोटी लड़की बर्फ की चट्टान के नीचे आ जाती है। ये जानकर सभी बहुत दुखी होते हैं। अब जब मिकी अंतरिक्ष यान में वापस आता है तो केनेथ मार्शल उस पर बहुत गुस्सा होता है और कहता है कि तुम्हें मर जाना चाहिए था, तुम एक बेकार इंसान थे, लेकिन तुम्हारी मौत की जगह एक लड़की मर गई जो आगे जाकर हमारी पीढ़ी को आगे बढ़ा सकती थी। ये सब तुम्हारी गलती है और तुम्हारी गलती की वजह से अब तुम्हें कम खाना दिया जाएगा और 12 घंटे की जगह 18 घंटे शिफ्ट होगी। इधर मिकी उनसे ये भी कहता है कि मैंने वहां एक जानवर देखा था जिससे उसने एक लता का नाम रखा। तो केनेथ मार्शल ने अब उसे वापस नीचे जाने का आदेश दिया और उस जानवर को पकड़ने का। उसके अनुसार मिकी फिर से निफ्लिम ग्रह पर उतरता है वहां से उस जानवर को पकड़ने के लिए, और इस सब में वह एक गड्ढे में गिर जाता है। और यह वही दृश्य है जहां से फिल्म शुरू हुई थी। हमने देखा था कि इस जीव ने मिकी पर हमला किया था, लेकिन उसने मिकी को नहीं खाया। मिकी भी उससे कहता है कि मुझे खाओ, मुझे मार डालो, लेकिन ये जीव उसे मारने के बजाय उसे गड्ढे से बाहर खींचता है, जिसका मतलब है कि यह जीव इंसानों से नफरत नहीं करता था और न ही यह इंसानों के लिए हानिकारक था। उसे लता का यह व्यवहार समझ में नहीं आता और वह फिर से एक ट्रक पर बैठ जाता है जो उसके अंतरिक्ष यान के पास जा रहा था। इस ट्रक में 2 बड़े कीमती पत्थर थे जो इस ग्रह से लाए गए थे। इन पत्थरों के साथ वह भी अपने अंतरिक्ष यान में वापस आ जाता है और थके होने के कारण वह उन्हें लता के बारे में नहीं बताता और सोने के लिए अपने कमरे में चला जाता है। घंटों बाद जब वह नींद से जागा तो उसे ये देखकर डर लगा कि उसके साथ एक और मिकी है। यानी उसने सोचा कि मिकी मर चुका है और उसने उसका एक नया रूप बना लिया, मिकी 18। मिकी 17 इस रूप को कुछ नहीं कहता, लेकिन मिकी 18 मिकी 17 को पीटता है और कहता है कि तुमने अपनी जिंदगी जितनी जीनी थी जी ली, मेरे पास सिर्फ 2 घंटे बचे हैं, इसलिए तुम्हें मर जाना चाहिए। वैसे भी 1 से ज्यादा लोगों का रहना गैरकानूनी है। सरकारी अधिकारियों ने कई लोगों का रहना गैरकानूनी बना दिया है। ये याद दिलाते हुए मिकी 18 कहता है कि तुम्हें मरने का अधिकार है, मैं तुम्हें मार डालूंगा। मिकी 17 कहता है, कृपया मेरी बात सुनो, तुम अपनी जिंदगी जियो, मेरा खाना खाओ, बस मुझे जीने दो, क्योंकि मुझे इंसानों को बताना है कि ये रेंगने वाले पौधे इंसानों के लिए खतरा नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इंसान उन्हें खतरा समझें और उन सभी को मार डालें। ये लोग ऑर्गेनिक वेस्ट के पास खड़े थे और बात करते हुए कि तभी मिकी का पुराना दोस्त टेमो यहाँ आया। ये वही लड़का है जिसके साथ मिकी ने दुनिया में कर्ज लिया था और उसकी वजह से आज उसे बेकार होने पर मजबूर होना पड़ा। दोनों उससे नाराज थे, इसलिए उन दोनों ने टेमो को ऑर्गेनिक वेस्ट में डाल दिया। लेकिन फिर यहाँ दूसरे लोग आ गए, इसलिए उन्हें टेमो को बचाना पड़ा। जब टेमो वापस आया तो वह डरा हुआ था। उसके डर का फायदा उठाते हुए मिकी 18 और मिकी 17 ने उसे धमकाया कि अगर तुमने किसी को बताया कि हम दोनों वेरिएंट यहाँ जीवित हैं, तो हम तुम्हें वापस ऑर्गेनिक वेस्ट में डाल देंगे, इसलिए अपना मुंह बंद रखो। खैर, अब मिकी 17 अपने कमरे में जाता है और मिकी 18 को नासा ले जाता है कुछ काम करवाने के लिए। कुछ देर बाद मिकी के कमरे में केनेथ मार्शल के लोग आते हैं और मिकी 17 को ये कहते हुए ले जाते हैं कि तुम्हारे लिए दावत का इंतजाम किया गया है। मिकी बहुत खुश था। केनेथ मार्शल ने आज उसे सम्मान दिया और उसे खाने के लिए खाना दिया। मिकी 17, जिसने बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया था, इस खाने से परेशान हो गया। वह ये खाना खा रहा था, तभी जेम्मा यहाँ आ गई। यहाँ के वैज्ञानिक केनेथ मार्शल से कहते हैं कि यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं है कि आप किसी को दावत पर बुलाएं
उसे सम्मान दें और उसके बाद उसे प्रयोगों के साथ गंदा खाना दें। यहाँ मिकी 17 को पता चलता है कि यह सिंथेटिक मीट है, यानी कृत्रिम रूप से बनाया गया मीट, जिसके पहले इसे एक्सपेंडेबल पर आजमाया जा रहा था, यानी यह इंसानों के खाने लायक भी है या नहीं। अब उसने ये सुना ही था कि इस मीट ने उसे रिएक्शन करना शुरू कर दिया, उसका गला सूख गया, उसे उल्टी होने लगी। ये देखकर सबको पता चल गया कि सिंथेटिक मीट यानी कृत्रिम मीट जो उसने बनाया था वो खराब था। अभी यह सब चल ही रहा था कि वैज्ञानिक आया और उसे एक इंजेक्शन दिया। अचानक मिकी भी ठीक हो गया, लेकिन उसके साथ जो व्यवहार किया गया जेम्मा को वह बिल्कुल पसंद नहीं आया। वह उसे अपने केबिन में ले आती है और उसे चाय भी पिलाती है। दोनों यहाँ बातें करते हैं और जेम्मा को मिकी का स्वभाव बहुत पसंद आता है। चाय पीने के बाद वह जल्दी से उठता है और अपने केबिन में चला जाता है, जहां वह जाता है और देखता है कि नशा यानी उसकी दोस्त यहाँ आई थी। वह इस समय मिकी 18 के साथ बैठी थी और मिकी 17 को देखकर वह हैरान थी कि कैसे दो मिकी एक ही समय में जीवित रह रहे थे। वह किसी तरह इस मामले को सुलझा लेती, लेकिन इसी बीच जेम्मा यहाँ आ गई मिकी 17 के पीछे। वह तुरंत जाती है और अधिकारियों से शिकायत करती है कि तभी नशा उसे रोक लेती है। नशा उससे कहता है, देखो मिकी जिंदा हो या न हो, तुम कुछ नहीं खोओगे, लेकिन मैं मिकी से बहुत प्यार करता हूँ, मैं उसके बिना नहीं रह सकता। अभी के लिए जेम्मा भी उसकी बात सुनती है और इससे पहले कि ये लोग कुछ और कह पाते, उसे मीटिंग रूम से बहुत शोर सुनाई देता है। वहाँ दरअसल केनेथ मार्शल नेफिलिम ग्रह से लाए गए पत्थरों पर अपना नाम खोद रहा था, ताकि सभी को पता चले कि केनेथ मार्शल और उनकी पीढ़ी पहली बार नेफिलिम ग्रह पर आए और यहाँ रहने लगी। जैसे ही पत्थर काटा जाता है, उसमें से दो लताएं निकलती हैं, जिनमें से एक केनेथ मार्शल पर हमला करती है और दूसरी यहाँ तड़पने लगती है। यहाँ एक हंगामा शुरू हो जाता है और जेम्मा और नशा यहाँ आए। केवल उनकी आवाज सुनने के बाद सुरक्षा गार्डों ने तुरंत उस रेंगने वाले को मार डाला जिसने केनेथ मार्शल पर हमला किया था। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ मिकी 18, जो केनेथ मार्शल पर बहुत गुस्सा था, उसकी वजह से उसकी जान दांव पर लगी थी। वह केनेथ मार्शल को मारने की कोशिश करता है। मिकी 18 की गलती की वजह से सबका ध्यान मिकी 17 और 18 पर जाता है और उनके साथ नशा भी पकड़ा गया, क्योंकि नशा ने इसकी रिपोर्ट नहीं की। हम देखते हैं कि वह लता भी पकड़ी गई, जो भाग गई और नए प्रयोग इन लोगों ने शुरू किए। अब नशा और मिकी 17 बात कर रहे थे कि यहाँ डेमो था। वह मिकी से कहता है, देखो, जिस व्यक्ति से हमने लोन लिया था वह कह रहा है कि हमें उसका पैसा जल्दी वापस कर देना चाहिए। हमारे पास पैसे नहीं हैं, इसलिए उसने धमकी दी है कि वह मेरा या तुम्हारा शरीर का कोई हिस्सा लेना चाहता है। देखो, तुम एक बेकार चीज हो, अगर तुम मर जाओगी तो तुम्हें फिर से जिंदा कर दिया जाएगा, लेकिन अगर मेरे शरीर का कोई हिस्सा चला गया तो मैं क्या करूंगी? फिर मिकी 18 कहता है, देखो, मैं ही गुस्सा हूँ और मैं ही तुम्हें जैविक कचरे पर फेंकने वाला था। मेरा गुस्सा मुझे बार बार मुसीबत में डाल रहा है। एक काम करो, तुम मेरे शरीर का एक हिस्सा ले लो। जैसे ही होशी डेमो के पास आता है तो मिकी 18 उसे एक झटका देता है, क्योंकि यही उसकी योजना थी। जिसके बाद उसने डेमो की जेब से चाबी चुरा ली। उसे अभी रिहा ही किया गया था कि कुछ और लोग यहाँ आ गए, क्योंकि उन्हें पता चला कि केनेथ मार्शल की पत्नी ने एक सॉस बनाया था उस लता की पूंछ काटकर, जो उसे बहुत पसंद थी। अब वह वही लता की पूंछ चाहता था जिसे उसने जलाने का फैसला किया था, जो इन तीनों को दी जाएगी। अंतरिक्ष यान के बाहर लगे कैमरों से केनेथ मार्शल देख सकता है कि इस छोटी सी लता को लेने के लिए बहुत सारी लताएं उसके अंतरिक्ष यान की ओर तेजी से बढ़ रही थी। वह उन सभी को मारना चाहता था और उन्हें अपना काम करने दो। जब तुम उनके जीवों की पूंछ पाओगे, उसके बाद
उन्हें मार डालो। नशा उसकी बात सुनकर बहुत गुस्सा हो रही थी। वह केनेथ से बात करने लगी, चिल्लाने लगी कि तुम बहुत बेशर्म इंसान हो। अपनी जीभ के स्वाद के लिए तुम इतने जीवों को चोट पहुंचाओगे। तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आती। उसके बाद केनेथ मार्शल गुस्सा हो गया और उसे सजा देने के लिए वह छोटी लता को रस्सी से बांधता है और अपनी रस्सी को नशा के दांतों में रखता है और वह उसे जैविक कचरे के पास रखता है और कहता है, अगर यह रस्सी टूट गई तो वह मारा जाएगा। अब उस छोटी लता की जान बचाने के लिए नशा अपने दांतों में रस्सी पकड़े हुए थी, जबकि मिकी 17 और मिकी 18 अंतरिक्ष यान से नेफिलिम ग्रह पर उतारे गए। उन्हें बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं थी। सभी जीव अंतरिक्ष यान के पास थे। अब मिकी 17, जो यहाँ पहले से ही एक प्राणी से मिल चुका था, वह इन प्राणियों से बात करना चाहता था और सब कुछ सुलझाना चाहता था। वह प्राणी से कहता है कि वह एक इंसान है, उसके पास बहुत सी जहरीली गैसें हैं जो वह छोड़ देगा और तुम सबको मार देगा। इस प्राणी में टेलीकिनेसिस शक्ति थी, यानी वह अपना संदेश मिकी 17 के दिमाग में भेज सकता था। वह कहता है कि तुमने हमारी लता को मार दिया है और ये लता तुम्हारे पास है। अगर तुम अपने दोस्त को मार देते हो मृत लता के बदले में और मेरी दूसरी लता को वापस हमारे पास ले आओ, तो मैं तुम सबको भी छोड़ दूंगा। नहीं तो हमारे पास भी ऐसी शक्तियां हैं जिससे हम तुम्हें नष्ट कर सकते हैं। हमारे पास ऐसी ध्वनि तरंगे उत्पन्न करने की शक्ति है जो तुम्हारे कान और यहाँ तक कि तुम्हारे मस्तिष्क को भी फाड़ देगी। इसका एक उदाहरण देते हैं। वह प्राणी जोर जोर से चीखना शुरू कर देता है। यह आवाज इतनी डरावनी थी कि मिकी 17 और 18 को अपनी जान बचाने के लिए अपने कान बंद करने पड़े। मिकी 17 समझ गया था कि ये जीव बहुत शक्तिशाली हैं। ये बताने के लिए वह अंतरिक्ष यान के कैमरे के पास जाता है और हाथ हिलाकर समझाने की कोशिश करता है कि रेंगने वाले बच्चे को छोड़ दो। नशा ये संकेत समझ गया था, लेकिन केनेथ मार्शल को लगा कि मिकी उन जीवों से बात कर रहा है। केनेथ कहता है कि मुझे बात करनी चाहिए, मैं नेता हूँ। उसका सचिव भी पीछे से कहता है, हाँ सर, आप बाहर जाए, आप उनसे बात कीजिए, हम उन्हें मारने के लिए पहले से ही वहाँ हैं। लेकिन अगर आप उनसे बात करेंगे तो यह इतिहास में लिखा जाएगा और लोगों की नजरों में आपकी इज्जत और भी बढ़ जाएगी। केनेथ मार्शल को भी लगा कि जब मैं बात करने जाऊंगा तो दोनों मिकी को भी ऐसा ही लगेगा। इसलिए वह उन बमों का रिमोट खुद को दे देता है जिसे मिकी 17 और मिकी 18 पहने हुए थे। इधर केनेथ बाहर चला जाता है तो नशा भी उस छोटे से लता को बचाते हुए, उन सभी से लड़ते हुए उसे बाहर निकालता है ताकि यह लता अपनी माँ के पास जा सके। नशा दौड़कर ये लता मिकी 17 को दे देता है और मिकी 17 जाता है और ये लता अपनी माँ को पकड़ लेती है। लेकिन क्योंकि इस बड़े जीव ने 2 शर्तें रखी थी, एक तो कि उसकी लता वापस कर दी जाए और दूसरी लता की जान के बदले में यहाँ एक व्यक्ति की जान ले ली जाए, इसलिए वह यहाँ से चला जाएगा। यही सोचकर मिकी 18 केनेथ मार्शल के पास जाता है और अपने बम का बटन दबाता है और यहाँ दोनों की जान चली जाती है। जैसे ही उसका बदला पूरा होता है, मदर क्रीपर सभी को लेकर यहाँ से चली जाती है, जैसा कि उसने वादा किया था। उसके बाद हमें 6 महीने बाद का दृश्य दिखाया जाता है जहाँ नशा अंतरिक्ष समुदाय का प्रमुख बन गया था। मिकी 17 अभी भी जीवित है और उसे एक रिमोट दिया जाता है और नशा कहता है, इसके माध्यम से तुम उस खर्चीली मशीन को नष्ट कर सकते हो जिसने तुम्हारा जीवन नष्ट कर दिया, और अब मैं अपना जीवन तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। लेकिन मिकी वह बटन दबाता है और उस मशीन को नष्ट कर देता है। और बस यहीं पर फिल्म एक उत्साहपूर्ण अंत के साथ पूरी होती है। उम्मीद है कि आपने अच्छा समय बिताया होगा। देखने के लिए धन्यवाद।